नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों आज हम जानेंगे इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों जियोग्राफी क्वेश्चन आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हाल ही में जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जियोग्राफी के मोस्ट क्वेश्चनों की, आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज़ वापस ले सकते हो मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज़ वापस ले सकते हो मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। तो दोस्तों ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जियोग्राफी के मोस्ट क्वेश्चनों की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है। तो राइट आंसर होगा सी, हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर जो है ये व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है। तो राइट आंसर सी होगा। और हार्टिकल्चर है तो हार्टिकल्चर दोस्तों विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। और बात करें हॉर्टिकल्चर के तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर के जनक है एम.एच. मैरीगोडा। एम.एच. मैरीगोडा है। इन्हें भारतीय बागवानी का जनक भी कहा जाता है। भारतीय बागवानी का जनक एम.एच. मैरीगोडा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बागानी कृषि व्यापक है। बागानी कृषि व्यापक है तो राइट आंसर होगा सी, कैलिफोर्निया में। जो बागानी कृषि है ये कैलिफोर्निया के अंदर व्यापक है। और बात करें कैलिफोर्निया तो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है। और बात करें कैलिफोर्निया के कैपिटल की तो दोस्तों कैलिफोर्निया की कैपिटल है सेक्रामेंटो। सेक्रामेंटो ये कैलिफोर्निया की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कुजबास कोयला क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है। कुजबास कोयला क्षेत्र है ये किस राज्य में या किस देश में स्थित है। तो राइट आंसर होगा ए, रूस। जो कुजबास कोयला क्षेत्र है ये रूस में स्थित है। रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रूस बेसिन कोयला उत्पादन क्षेत्र किस देश में स्थित है। रूस बेसिन कोयला उत्पादक किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जर्मनी। जो रूस बेसिन कोयला उत्पादन क्षेत्र है ये जर्मनी देश के अंदर स्थित है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था। जो ढाका क्षेत्र है ये प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर होगा बी, मलमल। जो ढाका क्षेत्र है ये प्राचीन काल में मलमल के लिए प्रसिद्ध था। और जो ढाका है ये प्राचीन काल के अंदर दूर दूर देशों के अंदर यानी दूर दूर विदेशों के अंदर विख्यात था या प्रसिद्ध था। और ये मलमल यूरोपीय देशों में निर्यात भी होती थी। जो ढाका की प्राचीन काल से जो मलमल थी ये यूरोपीय देशों में निर्यात होती थी। अगर पूछ लिया जाए कौन सी मलमल जो यूरोपीय देशों के अंदर निर्यात होती थी तो ढाका की जो मलमल है ये यूरोपीय देशों में निर्यात होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है। ब्यूनस आयर्स किस लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर होगा ए, डेयरी पदार्थ व मांस। डेयरी पदार्थ व मांस के लिए ब्यूनस आयर्स है ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
निम्न में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? निम्न में से कौन सा सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जो सिंगापुर है। सिंगापुर एक औद्योगिकृत देश है, सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है। और बात करें सिंगापुर की, तो दोस्तों सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर नगर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर नगर है। और सिंगापुर की क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों सिंगापुर का क्षेत्रफल है 710.2 वर्ग किलोमीटर। 710.2 वर्ग किलोमीटर ये सिंगापुर का क्षेत्रफल है। और सिंगापुर दोस्तों यह दक्षिण एशिया के अंदर, जो एशिया महाद्वीप है, इसके दक्षिण में मलेशिया व इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो राइन नदी है। राइन नदी ये आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है। और राइन नदी है ये यूरोप के कई देशों से होकर, यूरोप महाद्वीप के कई देशों से होकर बहने वाली एक नदी है। और बात करें इस नदी की लंबाई की, तो राइन नदी की दोस्तों लंबाई अगर पूछ ली जाए तो 1233 किलोमीटर, 1233 किलोमीटर ये राइन नदी की लंबाई है। और दोस्तों जो राइन नदी है यह विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। अगर पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। यानी जो व्यापार का आदान प्रदान होता है ये राइन नदी के द्वारा सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? निम्न में से किस महाद्वीप के अंदर आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो राइट आंसर होगा डी, जो यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के अंदर आंतरिक जलमार्ग, यूरोप महाद्वीप के अंदर आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, शुक्र। शुक्र ग्रह है ये सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। और शुक्र को विंस के नाम से जाना जाता है, VENUS, यानी विंस के नाम से शुक्र को जाना जाता है। और दोस्तों जो शुक्र है, शुक्र को पृथ्वी की बहन ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के बहन ग्रह के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर, यानी पृथ्वी के निकट ग्रह, तो राइट आंसर होगा सी, शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी की निकट ग्रह या निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? यानी किस ग्रह को सुबह या भोर का तारा, सुबह या भोर का तारा कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा बी, जो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सुबह का तारा कहा जाता है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट है कि शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि किस ग्रह को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, तो दोस्तों जो शुक्र ग्रह है इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसे ही सुबह का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, शुक्र ग्रह है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को ही सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। तो ये आपको शुक्र ग्रह के बारे में बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, शुक्र। तो दोस्तों सबसे अधिक चमकने वाला भी ग्रह शुक्र ग्रह है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। और दोस्तों शुक्र ग्रह यह ग्रह बिना किसी उपकरण की सहायता से देख सकते हैं। शुक्र ग्रह को बिना किसी उपकरण की सहायता से हम देख सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह है
ये सबसे अधिक चमकीला या चमकने वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? सूर्य से जो परिक्रमा है, परिक्रमा करते हुए पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस माह में होती है? तो राइट आंसर होगा डी, जो जुलाई महीना है, जुलाई महीने के अंदर यानी 4 जुलाई को सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी है ये सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। और बात करें 4 जुलाई को, अगर पूछ लिया जाए कि 4 जुलाई को भी पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो सबसे अधिक दूरी पर होती है और उनके बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी 15.21 यानी 15.21 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर है। ये 4 जुलाई को इनके मध्य दूरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है, तो राइट आंसर होगा डी, 4 जुलाई को सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। और दोस्तों बात करें अधिकतम दूरी की, जब अधिकतम दूरी होती है तो उसे अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। और अगर कम दूरी हो तो उसे उपसौर के नाम से जाना जाता है, कम दूरी को उपसौर के नाम से और अधिकतम दूरी को अपसौर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, तो राइट आंसर होगा बी, 3 जनवरी को इनके मध्य न्यूनतम दूरी होती है। और बात करें न्यूनतम दूरी को तो इसे उपसौर के नाम से जाना जाता है, जो न्यूनतम दूरी है इसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। और न्यूनतम दूरी के अंतर्गत इनके मध्य की दूरी है ये 14.7 करोड़ किलोमीटर, 14.7 यानी 14.7 करोड़ किलोमीटर है ये न्यूनतम दूरी इनके मध्य 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, घूर्णन। यानी जब पृथ्वी है ये अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है तो इसे घूर्णन के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो राइट आंसर होगा बी, अपसौर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो सर्वाधिक दूरी है ये अपसौर के दौरान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? निम्न में से किस व्यक्ति ने या किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो राइट आंसर होगा ए, अरिस्टोटल ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। और बात करें 500 ईसा पूर्व पहले की, 500 ईसा पूर्व की, तो दोस्तों 500 ईसा पूर्व के दौरान, 500 ईसा पूर्व में जो पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है। 500 ईसा पूर्व में पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। और सबसे पहले जो अरिस्टोटल है इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है, तो राइट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की दूरी है, तो राइट आंसर होगा ए, पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। तो पृथ्वी की दूरी झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो किसके अंदर है जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अलावा जीवन है ये संभव है और वहाँ का पर्यावरण है ये जीवन के अनुकूल है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पर पृथ्वी है, पृथ्वी के अलावा जीवन संभव है क्योंकि वहाँ का जो पर्यावरण है, वातावरण है, ये जीवन के अनुकूल है।
और बात करें तो दोस्तों जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह पर जीवन की संभावना की खोज भी की जा रही है, जीवन की संभावना की खोज भी की जा रही है। और दोस्तों बात करें मंगल ग्रह के बारे में तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और मंगल ग्रह है यह एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है, मंगल ग्रह स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के गिर्द यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक समय लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बृहस्पति। यानी जो बृहस्पति ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के लिए अधिक समय लेता है। अगर पूछ लिया जाए कितना समय लेता है तो जो पृथ्वी है बृहस्पति ये 12 वर्ष का समय लेता है। जो बृहस्पति ग्रह है ये सूर्य के गिर्द जब परिक्रमा करता है तो 12 वर्ष का समय लेता है। और दोस्तों जो बृहस्पति ग्रह है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह को रात्रि में नंगी आंखों से देखा भी जा सकता है। अगर पूछ लिया जाए किस ग्रह को रात्रि में नंगी आंखों से देखा जा सकता है तो बृहस्पति ग्रह को रात्रि के अंदर नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्न में से कौन सा जो तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो राइट आंसर होगा सी, जो सूर्य है। सूर्य एक तारा है और यह पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो राइट आंसर होगा बी, शनि ग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। और बात करें तो शनि ग्रह के चारों ओर सर्वाधिक वलय पाया जाता है। वलय यानी जो छल्ले हैं, छोटे छोटे ग्रह है, ये सर्वाधिक है। जो उपग्रह है ये सर्वाधिक शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शनि ग्रह के कितने उपग्रह है? शनि ग्रह के कितने उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा जो शनि ग्रह है इसके चारों ओर 82 यानी 82 उपग्रह है। तो दोस्तों इनमें से चारों में से कोई भी इसका आंसर सही नहीं है। सही आंसर इसका 82 होगा, 82 होगा। तो शनि के चारों ओर 82 उपग्रह है। और बात करें तो 8 अक्टूबर 2019 ईस्वी को 8 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जब रिपोर्ट आई थी तो रिपोर्ट के अनुसार शनि ग्रह के 82 उपग्रह थे। और बात करें शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह की तो जो टाइटन है, टाइटन जो उपग्रह है ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर होगा सी, 10। यानी जो शनि ग्रह है इसके चारों ओर वलयों की संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो शनि ग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है जो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, हर्शेल। हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। तो राइट आंसर इसका ए होगा। और पूछ लिया जाए कि यूरेनस की खोज हर्शेल ने कब की थी? तो दोस्तों 13 मार्च 1781 यानी 1781, 13 मार्च 1781 ईस्वी को जो हर्शेल है, हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो यूरेनस ग्रह है ये सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 27, यानी यूरेनस है, यूरेनस के 27 उपग्रह है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। और दोस्तों बात करें यूरेनस के मुख्य उपग्रह की, तो मुख्य इसके 5 उपग्रह हैं। तो ये कौन कौन से है देखो, पहला है पिरांडा, दूसरा है एरियल, तीसरा है उम्ब्रिल, चौथा है टाइटेनिया और पांचवा है ओबेरॉन। यानी 5 जो उपग्रह है ये यूरेनस के मुख्य उपग्रह हैं, जिनमें से मिरांडा, एरियल, उम्ब्रिल, टाइटेनिया और ओबेरॉन, ये 5 जो उपग्रह हैं ये यूरेनस के मुख्य उपग्रह हैं। और यूरेनस के कुल 27 उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर होगा सी, जो नेपच्यून है। नेपच्यून है ये सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह है। और दोस्तों इस ग्रह को, नेपच्यून ग्रह को वरुण ग्रह के नाम से जाना जाता है। वरुण ग्रह के नाम से जाना जाता है। और जो वरुण ग्रह यानी नेपच्यून ग्रह है ये सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह है, यानी बाहरी ग्रह है, बाहरी ग्रह है। और बात करें तो इस ग्रह की खोज की, तो इस ग्रह की खोज 23 सितंबर 1846 ईस्वी को, 23 सितंबर 1846 ईस्वी को जोहान गाले ने इसकी खोज की थी। यानी सौरमंडल के बाह्यतम ग्रह नेपच्यून की खोज जोहान गाले ने 23 सितंबर 1846 ईस्वी को की थी। और नेपच्यून ग्रह को वरुण ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? कौन सा खगोलीय पिंड है जो रात की रानी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो चंद्रमा है। चंद्रमा जो खगोलीय पिंड है एक, ये रात की रानी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शांत समुद्र और तूफानों का महानगर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महानगर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा ए, जो चंद्रमा है। चंद्रमा पर शांत समुद्र और तूफानों का महानगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, चंद्रमा, यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। इसका राइट आंसर है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करने वाला ग्रह है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से ग्रह पे सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? कौन से ग्रह पे सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो शनि ग्रह है। शनि ग्रह पे सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो राइट आंसर होगा बी, यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और बात करें 22 दिसंबर की, तो दोस्तों 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें हैं ये मकर रेखा पर पड़ती है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो इस दिन पृथ्वी की इस दिन शीतकालीन संक्रांति भी कहते हैं। 22 दिसंबर को पृथ्वी पर इस दिन शीतकालीन संक्रांति भी कहते हैं। और इस दिन मकर रेखा पर यानी 22 दिसंबर को जो दक्षिणी गोलार्ध है इस पर
सर्वाधिक बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम, पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी शुक्र ग्रह है, इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन कहते हैं। और इसे जुड़वां बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों जो शुक्र ग्रह है इसकी आकृति एवं आकार ये पृथ्वी के समान है। जो शुक्र ग्रह है इसकी आकृति एवं आकार पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, निकेल। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल है, तो राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है वह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भूमध्य रेखा। जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और दोस्तों भूमध्य रेखा को ही विषुवतीय रेखा भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा को ही विषुवतीय रेखा कहते हैं। और जो विषुवतीय या भूमध्य रेखा है यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। और भूमध्य रेखा जो विषुवतीय रेखा है यह पृथ्वी को दो भागों में यानी उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के अंदर विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी गोरे। जो दो देशांतर रेखा है इनके मध्य जो दूरी है इसे गोरे के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर ए होगा। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी की बात करें तो दोस्तों 111 किलोमीटर लगभग है, ये इनके दोनों के मध्य बीच की दूरी है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो भूमध्य रेखा है दोस्तों, इस पर दिन व रात की जो अवधि है ये हमेशा समान रहती है। यानी 12 घंटे की अगर रात है तो 12 घंटे का ही दिन होगा, तो ये यहाँ पर जो अवधि है ये समान रहती है। और यह अवधि हमेशा यानी हर वर्ष जो है ये समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है ये क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी देशांतर रेखा। जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है यह देशांतर रेखा कहलाती है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय में कितना अंतर है? निम्न में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय है, इनमें कितना अंतर है? तो दोस्तों जो प्रमाणिक समय या स्थानीय समय है, तो दोस्तों बात करें स्थानीय समय की तो ये हमारा जो स्थानीय समय है यानी भारत का, ये नई दिल्ली से हम लेते हैं। और वैसे ये उत्तर प्रदेश के जो नन्नी नामक स्थान है, उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद के अंदर से 82.5 डिग्री से जो है जो हमारी मानक समय रेखा है ये गुजरती है। इलाहाबाद है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से जो मानक समय रेखा है ये गुजरती है। और 82.5 डिग्री से हम अपना जो है मानक समय है वो लेते हैं। और वैसे हमारा जो नई दिल्ली का जो समय है ये मानक समय यानी ग्रीनविच रेखा से हमारा जो नई दिल्ली का जो मानक समय है इनके मध्य का अगर अंतर पूछ ले तो 5.5 घंटे, यानी 5.5 घंटे का अंतर है। ग्रीनविच रेखा के और मानक समय जो रेखा है इनके मध्य का जो अंतर है ये 5.5 घंटे का अंतर है। और जो हम अपना समय है ये अपने कैपिटल जो है भारत की नई दिल्ली, इसके अनुसार लेते हैं। तो दोस्तों
आज हमने इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।